की क्लास में मैं आपकी हिंदी एजुकेटर अदिति पुरोहित। तो क्यूटीज मेरे, कैसे हो आप सभी लोग? हेलो क्यूटीज, कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन कौन है क्लास में? कौन कौन है क्लास में या कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है क्या क्लास में? चलो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मियां नसरुद्दीन। ठीक है, क्या नाम है बेटा? मियां नसरुद्दीन। क्या नाम है? ओह, पेन को पहले वाइट कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा? मियां नसरुद्दीन। ये हाय बेटा आर्यन, मोनिका, हरवेश, अवनेश, महक, लक्ष्मी। आर्यन, मुझे क्या लगा कि आज कोई आया ही नहीं क्या पढ़ने, मैम ही आ गई हैं। हाय बेटा आर्यन, कैसे हो आप सभी लोग? मैम का थोड़ा सा गला खराब है, तो आज आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लोगे क्या? हेलो बच्चा, हेलो हेलो हेलो। ये नाम क्या था? डेथ नोटबुक। आर्यन, भगत, अंशिका, और क्या नाम है? अतिविका, ओम, मोनिका, आदर्श, महक, वैष्णवी। चलो, अच्छा महक कह रहा है बेटा मैम मैं मेरा फर्स्ट टाइम है। ओके बेटा, आपका लास्ट टाइम पे भी यही करेंगे हम, जब तक हमारा ये पूरा कोर्स खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम क्लास को। दीपिका, मीना, मान्या, अनिवेश, आरुषि, ओम, मिश्रा। तो अब हम आज की क्लास में एक बहुत मजेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा आप कोई मूवी देख रहे हो और आपको यही सोच के इसको पढ़ना है। ठीक है, तो मियां नसरुद्दीन के बारे में जानते हैं। ये आपके आसपास ऐसे आपने कोई ना कोई आदमी देखा ही होगा जो कि आपको मियां नसरुद्दीन की याद दिलाएगा। तो आप लोग मुझे याद दिलाना, आपके पास जो भी, आपको जब इसको आप पढ़ लोगे तो आप लास्ट में मुझे बताना आपने कभी इस टाइप के आदमी देखे हैं। इस टाइप के आदमी का कहने का मतलब है जिनसे आप बात पूछो, आप जिनसे प्रश्न करो और वो आंसर क्या करें, हमेशा घुमा के दें, अपनी तारीफ करके दें कि हाँ हाँ हमारे खानदान में तो ऐसा होता था, और फिर उसके बाद अपनी बात बताएं और बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाएं, है ना, और बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाएं। तो इस तरीके के लोग आपके आसपास जरूर होंगे, आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, है ना। उससे पहले क्यूटीज एक स्क्रीनशॉट लो, वैसे इसमें तो ले नहीं पाते हैं लेकिन तुम लोग मेरे क्यूटीज हो। स्टार्ट करते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। पहले हम देखेंगे कि इसकी लेखिका कौन है। इसके लेखक नहीं, इसकी लेखिका है। इसकी लेखिका है बेटा, कौन है? इसकी लेखिका है। इसकी कौन है बेटा? लेखिका है कहानी मियां नसरुद्दीन। इसको पहले हम एक बार शॉर्ट में समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। यहां पर ये लिख भी लो, यहां पर हम लाइन टू लाइन भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ी सी कठिन भाषा में है। ठीक है, थोड़ा सा कठिन भाषा में है, तो बहुत ध्यान से सुनना। फिर इसका माइंड मैप देखेंगे, जो पूरी कहानी हम पढ़ लेंगे, जब उसके बाद हम इसका माइंड मैप देखेंगे जिससे तुम्हें कहानी पूरी तरीके से याद हो जाए। फिर इसके बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, मतलब एमसीक्यूज करेंगे। और उसके बाद जो ये एमसीक्यूज तुम लोगों को करने हैं, मतलब पोल। हाँ मैम वर्ड्स बाय वर्ड्स पढ़ाएंगी। यस बेटा, यस बेटा। फिर उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इनके आने की संभावना बहुत है। मैम चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस आंसर नहीं आए अभी? हैं, क्यों नहीं आए? मैंने भेजे तो थे। संजय बेटा मुझे समझ नहीं आया, चैप्टर के आंसर नहीं किया अभी। मैम हमारे स्कूल में चैप्टर हो गया है, तो बेटा और भी मजा आएगा आपको। ये बेटा बुक आपकी, मैंने पहले ही बता दिया था, ये बुक है आपकी आरोह। जिनके पास कोर हिंदी है, उनके पास आरोह बुक होगी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेखिका के परिचय से। लेखिका का नाम है बेटा कृष्णा सोबती। क्या नाम है बेटा? कृष्णा सोबती। एक बार कमेंट करो, क्या नाम है? कृष्णा सोबती। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था, मतलब इन लेखिका का नाम पढ़ा था, तो मुझे लगता था ये मेल है,
मुझे लगता था ये मेल है, लेकिन मुझे जब बाद में पता चला, इनकी एक आत्मकथा जब मैंने पढ़ी, मतलब और चीजें जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, अच्छा मैंने कहा ओ ये तो फीमेल है। तो तुम लोगों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। मैंने इनका एक उपन्यास पढ़ा है, जिंदगी नामा, बहुत फेमस है, जिंदगी नामा। मैम वेयर वी विल गेट ऑल रिटिन वर्क, बताती हूँ बेटा क्लास के लास्ट में, ठीक है। अब ये देखो कृष्णा सोबती, ठीक है, कृष्णा सोबती, इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1925 को गुजरात पश्चिमी पंजाब या वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। मतलब इनका जन्म बेसिकली बेटा कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था इनका जन्म बेटा? गुजरात, मतलब अब वो पाकिस्तान में है। प्रमुख इनकी रचनाएं देखो, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर्दानी, ये इसका सेकंड पार्ट है जिंदगी नामा का। बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हम हसमत, और जो हम अभी कहानी पढ़ने वाले हैं वो हम हसमत से ही ली गई है। हम हसमत इनका एक संस्मरण है। संस्मरण में क्या होता है? आप अपनी स्मृति के आधार पर, अपनी स्मृतियों के आधार पर, मतलब अपनी यादों के आधार पर, आप अपनी मेमोरीज के आधार पर क्या करते हो? किसी के बारे में लिखते हो। और ये बेटा सत्य घटना पर आधारित होता है। जैसे कि तुम लोग मुझसे मिले, ठीक है, तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो और तुम लोग मेरे बारे में भी लिख सकते हो कि एक हमारी अध्यापिका थी जिनका नाम अदिति था, और वो दिखने में बहुत छोटी थी, वो हमारी जैनजी टीचर थी, वो हमें ऐसे पढ़ाती थी, वो बहुत कूल थी, बहुत काइंड थी। तो इस तरीके से तुम लोग मेरे बारे में भी लिख सकते हो। अगर कोई लिखे तो मुझे भेज देना। अच्छा, तुम लोग बेटा मुझे इंस्टा पे भेज देना। बाकी टेलीग्राम पे ना मैंने एक आपका ग्रुप बना रखा है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने मैसेज कर सकते हो, या अपने जो भी फोटोज वगैरह है, आपने आंसर लिखा है वो भेज सकते हो। पता नहीं वो काम नहीं कर रहा है, मैं आज टीम को बोलूंगी उसको सही करवा दे। तब तक आप मुझे इंस्टा पे भेज देना, ठीक है। मैम अपने क्वेश्चंस आंसर किस पर भेज दिए? वाईटी पर, या वो वाले आपके पास आए नहीं थे जो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में? आप लोग ये कह रहे हो कि जो मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम वो आपके पास पूरा आया ही नहीं, राइट? कोई मुझे बताए, नैन्सी, अनुष्का, मुकेश, कोई भी बेटा बताए कि जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था वो आपके पास क्वेश्चंस गायब थे क्या? क्वेश्चन आंसर तो मुझे पता चले कि ग्लिच इसका था कि वो गए ही नहीं। नो मैम, नो, पूरा पूरा आंसर लिखो। नो मतलब आए नहीं, आए ही नहीं है। गॉट इट, डोंट वरी, मैं आज बोलती हूँ उनको दोबारा अपलोड करवाऊंगी। आप लोग चिंता मत करो, मैं आज के भी नोट्स देख के भिजवाऊंगी कि आपके पास सारे नोट्स आ जाएं। ठीक है, डीपीपी आया था, ओके ओके बेटा, डन, मैं समझ गई हूँ, मैं आज मैसेज डाल दूंगी ये वाला। हाँ बेटा, मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स डलवा दूंगी। अब आप आगे वाली बात हम चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनको प्रमुख सम्मान कौन से मिले थे? साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्ता सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। और इनकी मृत्यु बेटा 2019 में हुई है, ठीक है, 2019 में हुई है। अभी मैं तुम लोग के पहले डाउट ही सुन लूं, फिर मैं इस क्लास को स्टार्ट करती हूँ। टेलीग्राम स्कैनर, मैं टेलीग्राम चैनल का नाम लास्ट में लिख दूंगी। और जो अंतरा बुक है बेटा वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसकी भी आई थिंक क्लासेस होंगी लेकिन लेट होंगी। मैंने बात की है तो वो बता देंगे। आपके 2 डाउट क्लियर हो गए। और तीसरा जो आप कह रहे हो कि आपके पास क्वेश्चन आंसर नहीं आए थे लास्ट क्लास के, वो भी मैं आपको क्लास खत्म होते ही भिजवा दूंगी। डन, आपके तीनों जो समस्याएं थी उनका सॉल्यूशन हो गया है। क्लियर? इंस्टा अकाउंट है बेटा प्रोहित अदिति 2000। अब हम क्लास को स्टार्ट करें। इतना हमने तुम्हारी जो भी समस्याएं थी उनका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया, ठीक है। डन, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। मियां नसरुद्दीन, पहले हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम जो हमारा रोड मैप होता है उसको जानेंगे, ठीक है।
अभी मैम ने कुछ पढ़ाया नहीं, अभी से डाउट आ गया। चलो, साहेबो उस दिन अपने मटिया महल की तरफ ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के नान भाइयों के मसीहा नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। तो इस वाले पैराग्राफ में बेसिकली बेटा बताया क्या गया है, आप मुझसे पहले वो सुनो। यहाँ पर हमारी जो लेखिका है जिनका नाम क्या था, कृष्णा सोविती, वो जा रही है कौन सी जगह, मटिया महल की तरफ। ठीक है, मटिया महल की तरफ जा रही हैं। वहां पर वो क्या देखती हैं, उनको एक गड़ैया मोहल्ला है, वहां पर एक दुकान दिखती है, वहां पर उन्हें आटे की आवाज आ रही है। उन्हें लग रहा है कि सिमैया बटी जा रही हैं, मतलब जब आटे को मारते हैं तो आवाज नहीं आती है, पट ऐसे पटकते रहते हैं उसको पट पट, तो उनको क्या लगता है कि यहाँ पर पक्का सिमैया बन रही हैं। लेकिन जब वो पास जाकर देखती हैं, इस वाले पैराग्राफ की बात कर रही हूं मैं, तो वो पास जाके देखती हैं, उन्हें पता चलता है अरे बेटा मटिया महल एक जगह है, मटिया महल एक जगह है, वो उसकी तरफ जा रही थी। समझ लो तुम कोई महल देखने जा रहे हो, हुमायूं टॉम जा रहे हो देखने, ठीक है, हुमायूं महल देखने जा रहे हो, ऐसे ही वो मटिया महल की तरफ जा रही थी। तो बीच में एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम है गड़ैया मोहल्ला, यहाँ पे अभी आएगा। तो लेखिका को आटा लगाने की आवाज आती है, तो उनको लगता है कि शायद यहाँ पर सिमैया बन रही हैं। लेकिन जब वो पास जाती हैं और वो देखती हैं कि अरे यहाँ तो कई तरीके की रोटियां बनाई जाती है, उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक खानदानी नानबाई है। नानबाई यहाँ पर कोई फीमेल नहीं है, वो मेल है। ठीक है, वो क्या है, वो एक मेल है। बेटा आपके में जीवन परिचय नहीं आता है, वो आरबीएससी में आता है, राजस्थान बोर्ड में। ठीक है, फिर क्या होता है, यहां पर अभी इतनी ही बातें हैं। वो लेखिका उनसे प्रश्न करेगी, किससे करेगी, मियां नसरुद्दीन से। उनके जो मसीहा अंदाज है, बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत चटपटी बातें करने वाला, बहुत एटीट्यूड वाला, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, यहां पर इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम इसको पढ़ें। क्या हुआ, लेखिका यहाँ कहती है साहेबो, हमें बता रही है, वो लिखते हुए क्या बता रही हैं, साहेबो उस दिन अपन मतलब हम, जैसे जो यूपी वाले होते हैं ना, यूपी तरफ वाले, जैसे मैं अपन का यूज करती हूँ, अपन मतलब अपन लोग चलेंगे, मतलब हम लोग साथ में चलेंगे। साहेबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजरते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजारों मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को हम कैसे पहचानते और कैसे उठाते उनके लुफ्त, उनके मसीही अंदाज का। मसीहा कौन होता है, जो सबकी मदद करता है, जो बहुत अच्छा होता है ना। हुआ यह है कि हम एक दोपहरी दिन के समय जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। कौन से मोहल्ले की ओर, कमेंट करके बताओ, कौन से मोहल्ले की ओर, कौन से मोहल्ले की ओर, गड़ैया मोहल्ले की ओर। और एक निहायत, निहायत मतलब बिल्कुल, निहायत मतलब क्या होता है, बिल्कुल, यहां लिख लो तुम, बिल्कुल बिल्कुल मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर, संते देख, संते मतलब आटा लगाना, डो बनाना। सोचा सिवैयों की तैयारी होगी। सिवैयां आप लोगों ने देखी होगी, गर्मियों की छुट्टी में सबके घर सिवैयां बनती है। जब मैं छोटी थी, मुझे इससे याद आया, हम लोग पैच लगाते थे, पैच लगाते थे। कथिन, कथिन कहाँ है बेटा, यहां पर बेटा कथिन किधर पर है, हिंदी में लिख दो वो वर्ड बेटा, हिंदी में लिख दो। तो हमें अभी तक याद आया कि जब हम लोग क्या करते थे, अपने कोई भी तख्त या कोई ऐसी थोड़ी स्ट्रांग वाली जगह पर पैच लगाते थे, उसमें मम्मी मैदा लगाती जाती थी और हम उसको घुमाते जाते थे, तो क्या होता था, नीचे से सिमैया बनती थी। तो लेखिका को भी ऐसा ही लगता है। मैंने अभी पढ़ाना बेटा स्टार्ट नहीं किया और आप लोग कहने लगते हो डाउट सेशन देखो, डाउट सेशन देखो। मैं अब फर्स्ट टाइम देख रही हूँ या फिर मैं सीधा लास्ट में देखूंगी। अब मैं जब बताती हूँ आपको, फिर मैं भूल जाती हूँ मैं कौन सी बात कर रही थी। नान वायु मतलब होता है जो रोटियां बनाने में महारत हासिल होती है जिनको, ठीक है, क्या होता है, जिनको रोटियां बनाने में महारत हासिल हो, रोटी बनाने वाले, ठीक है, रोटी बनाने में जिन्हें महारत हासिल हो, जिन्हें महारत हासिल हो, जो बहुत अच्छी रोटियां बनाते हैं,
लो एक बार बेटा देख लिया। मैम नान वायु का क्या मीनिंग है, एक्सप्लेन दिस स्लाइड अगेन। कृष्णा सोविती जी, बेटा आपका डाउट यहाँ पर नहीं आया है। नान वायु का मतलब होता है बेटा रोटियां बनाना, जो रोटियां बनाते हैं उनको हम नानवाई कहते हैं। डन। फिर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके, ठिठके मतलब रुके, और सोचा सिवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। खानदानी कौन होते हैं? जिनके पुरखों से, जिनके पुरखे मतलब दादा, पहले तो मियां नसरुद्दीन के पापा, पापा के पापा मतलब उसके दादा, ये उनका खानदानी पेशा है। क्या है? खानदानी पेशा है। खानदानी नानवाई, नानवाई मतलब रोटी बनाने वाले मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं हम। मियां मशहूर हैं, किसके लिए मशहूर हैं? 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। ये क्यों मशहूर थे? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए। ये देखो 56 कितने होते हैं? 56 होते हैं 5 6। कितने होते हैं? 5 6। 56 कितने होते हैं? 5 6। तो इस स्लाइड को समझ गए हो। यहां पर लेखिका कहां गई हैं? लेखिका मटिया महल की तरफ जा रही थी, तो वहां पर उन्हें क्या मिलता है? वहां पर यहां देखो एक दोपहरी जामा मस्जिद के आरे पड़े गड़ैया मोहल्ले की तरफ वो निकल गई, और वहां पर उन्हें आटे की आवाज आ रही थी, तो वो वहां जाकर देखती हैं। उन्हें क्या पता चलता है वहां पर? कि यहां पर मियां नसरुद्दीन का खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। हाँ बेटा करूंगी, पहले पढ़ तो लो, सब कुछ करूंगी। हमने जो अंदर झांका तो पाया, पहले प्रॉमिस करो तुम लोग पूरा पढ़ोगे, उसके बाद तुम लोग जो बोलोगे मैं वो सब कुछ कर दूंगी, समराइज कर दूंगी, क्वेश्चंस बता दूंगी, तुम्हारे जितने भी डाउट होंगे। पहले मुझे पढ़ाने तो दो। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। बीड़ी होती है अब बीड़ी तो पता ही होगी, बीड़ी क्या होती है? पत्ते की बनी होती है। जैसे लोग आजकल सिगरेट पीते हैं, पहले के लोग, आप बूढ़े पुराने लोगों को देखोगे तो वो क्या होता है, वो पत्ते के ऊपर कुछ तमाकू वमाकू लगा के बीड़ी बनती है, उसको ही पीते थे वो। मौसमों की मार से पका चेहरा, मौसमों की मार से मतलब बूढ़े हो गए हैं अब वो, उन्होंने कितने मौसम देख लिए, सर्दी गर्मी ये वाला नहीं, मतलब कितने सारे साल हो गए हैं। उससे पका चेहरा मतलब बहुत मैच्योर है वो। आंखों में काइयां, भोलापन। कालियां, काइयां क्या होती हैं? जो आपके नीचे आंखों के नीचे काइयां पड़ जाती हैं। ये कब पड़ती है इंसान को? जब वो रातों रातों जागता है या बहुत मेहनत करता है। यहाँ पर फोन चलाने वाली बात नहीं हो रही है कि आप फोन चला के, मैम हमने भी बहुत मेहनत करी थी, देखो मैम हमारी भी काइयां पड़ गई हैं। वो वाली काइयां जो इन्होंने इसको सीखने में लगाया, उस पर मेहनत पर लगाया। और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। क्या बोला मैंने? क्या बोला? कहां से शेयर करूं? हाँ ये वाले देखो, ये वाले तुम लोगों के कमेंट, मैं वही सोच रही थी कि क्यों ये रुक क्यों गया। यहां पर देखो पेशानी मतलब माथा, माथे पर मजे हुए कारीगर के तेवर। जो इंसान बहुत ज्यादा अपने काम में एक्सपर्ट होता है, उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर क्या होता है बेटा? वो दिखेगा, वो झलक दिखेगी, वो एटीट्यूड दिखेगा, एटीट्यूड इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, कि मैंने इसके लिए मेहनत की है, मैंने इसके लिए मेहनत की है। इसीलिए यहां पर किया गया है पेशानी पर, यहां पर लिख लो पेशानी मतलब होता है बेटा माथा। माथा, ये माथे पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझे मियां ने नजर उठाई। उनको क्या समझ लिया उन्होंने? ग्राहक समझ लिया, कि जैसे और लोग उनकी दुकान पर क्या लेने आते हैं, रोटियां लेने आते हैं, तो वो कहते हैं फरमाइए। लेखिका से कह रहे हैं फरमाइए आपको क्या चाहिए। झिझक से आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो बता दीजिए। लेखिका कहती है मुझे तो बस आपसे एक दो प्रश्न करने हैं। तो यहां पर इस पैराग्राफ में जो हमारे मियां नसरुद्दीन है, इनको लगेगा, इनको क्या लगेगा? इनको लगेगा कि ये कोई अखबार, जो पत्रकार वाले हैं, कोई पत्रकार वाले हैं जो इनसे प्रश्न पूछने आए, इनका इंटरव्यू लेने आए हैं। जबकि हमारे जो मियां नसरुद्दीन हैं, इनको अखबार पढ़ने वाले और अखबार बनाने वाले दोनों ही निठल्ले लगते हैं। कहते हैं इनके पास कोई और काम नहीं है, जो न्यूज़पेपर बनाते हैं और जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो दोनों ही खाली इंसान है।
तो यहाँ झिझक से आपसे कुछ एक प्रश्न पूछने थे। मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में कहा। पंचहजारी मतलब जिनके पास 5000, आपने देखा होगा पहले के जो राजा महाराजा होते थे, 5000 सैनिक का 5000 सैनिक का एक राजा हुआ करता था, एक अधिकारी होता था। 5000 सैनिक का एक अधिकारी, सैनिक का एक अधिकारी, उसी अंदाज में बोले वो। क्या बोले? और सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। बड़े उसमें कहा है, आप बताइए। समय तो हम निकाल लेंगे, जैसे उनके पास अभी बहुत बिजी हैं, वो कहते हैं आप प्रश्न बताइए, आप पूछेंगे क्या, समय तो हम निकाल लेंगे। झिझक मतलब बेटा घबरा, वो किया, अच्छा मतलब मैं पूछूं या ना पूछूं, ये वाली झिझक। झिझक नहीं पता है बेटा। झिझक तुम लोगों को जैसे अब तो नहीं होती होगी, तुम लोग जिस तरीके से क्या करते हो, कमेंट करते हो, उससे मुझे नहीं लगता तुम लोगों को झिझक है। झिझक मतलब थोड़ा सा भी डर, थोड़ा सा भी कि अरे नहीं लोग क्या बोलेंगे, मैं कुछ बोल दूंगा, झिझक, ये वाली झिझक। फिर घूर कर देखा, एकदम आंखें ऐसे करके, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं। अखबार नवीस का मतलब होता है पत्रकार। अखबार नवीस मतलब क्या होता है? पत्रकार तो नहीं हो। यहां तो खोजियों की खुराफत, खुराफत मतलब होती है शिकायत, शरारत। क्या होता है बेटा? शरारत है। ये तो खोजियों की शरारत है, मतलब जिसको खोजी। झिझक कर बेटा सना परवीन वो नहीं होती, झिझक कर, थोड़ा संभल कर। दोनों हर अलग अलग डिफरेंस, मतलब वो अलग अलग चीजों पे आप देखोगे उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। मैंने उनसे झिझक कर पूछा, थोड़ा सा डर कर पूछा, थोड़ा सा संभल कर पूछा, मतलब वही है। हम तो अखबार बनाने वाले, हम तो अरे सर मैं अभी क्लास में हूँ सर, 6:30। ठीक है सर, मैं अभी क्लास के बाद करती हूँ, मेरी लाइव क्लास है ये। ठीक है, ओके। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही क्या मानते हैं? निठल्ला समझते हैं, ऐसे ही समझते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। हाँ, हेजिटेशन, अविनाश अनिवेश तिवारी, वेरी गुड बेटा। हेजिटेशन, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहां तक आने की अगर तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं आप आ ही गए हैं तो पूछ ही लीजिए, क्या करना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां बनाने का इल्म आपने कहां से सीखा। इल्म मतलब क्या होता है? जो आपके अंदर जो टैलेंट है। इल्म मतलब क्या है? आपके जो टैलेंट है रोटी बनाने का, वो आपने कहां से सीखा, वो टैलेंट आपने कहां से सीखा। तो यहां पर क्या बताएंगे वो, सुनो। यहां पर वो पहले तो ये बता देंगे अपने खानदान की बहुत तारीफ करेंगे। यहां पर पहले वो अपने खानदान की तारीफ करेंगे और उसके बाद अपनी बात बताएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जो हमारे मियां नसरुद्दीन है, ये इनका हुनर ही है, बात ही करने का तरीका है कि वो बात को सीधे सीधे आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, बात को सीधे सीधे आंसर नहीं करेंगे। मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे, कंचे मतलब अपने जो गोल गोल गटे है ना, इनको क्या करा, ऐसे फेरा और फिर तरेर कर एकदम ऐसे घूर कर देखा। क्या बोला? क्या मतलब? पूछिए साहब। पूछिए साहब, नान वाई इल्म, इल्म मतलब हुनर। हाँ, यहां पर तुम हुनर लिख लो। हुनर लेने कहीं और जाएगा। क्या वो यहां पर कहते हैं, ये बताओ, नान भाई का हुनर हम कहाँ लेने जाएंगे? कहीं और लेने जाएंगे क्या? स्कूल थोड़ी ना हम रोटी बनाने सीखने जाएंगे। क्या नगीना साज के पास, नगीना साज क्या होता है? जो नगीना बनाने वाला होता है उसको हम नगीना साज कहते हैं। नगीना बनाने वाला जो हीरे वीरे का काम करता है, नगीना बनाने वाला। लेखिका ने इनसे प्रश्न किया है कि आपने ये रोटी बनाने का हुनर है कहां से सीखा। तो ये कहते हैं, क्या रोटी नानवाई बनाने के लिए मैं कहीं और जाऊंगा सीखने? कहां कहां जाऊंगा? देखो, क्या मैं नगीना साज के पास जाऊंगा? क्या मैं आईना साज के पास जाऊंगा? जो दर्पण का काम करते हैं, जो शीशे का काम करते हैं, उनको हम आईना साज कहते हैं। क्या मीना साज के पास जाऊंगा? यहां पर पहले पूरा लिख लो, यहां पर लिखो दर्पण बनाने वाले। ठीक है, दर्पण बनाने वाले।
अब यहां पर लिखा है मीना साज, मीना साज पर यहां लिख लो, ये हो जाते हैं सोना चांदी का काम करने वाले, सोना चांदी का काम करने वाले। क्या क्या बोल दिया कि हम नगीना साज के पास जाएंगे या आयना साज के पास जाएंगे या मीना साज के पास जाएंगे या रफूगर के पास जाएंगे। रफूगर क्या होता है, आप लोग अपने जीन्स ईन्स पर रफू करवाते होंगे, जो कपड़े या आपके शूज पर जाते हैं तो आप उन पे क्या करवा लेते हो, उनको सिल के उनको अच्छा बनवा लेते हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं रफूगर क्या होता है, जो फटे हुए कपड़े को सिलकर या फटे हुए जूतों को क्या कर जोड़कर उनको सही कर देते हैं, उनको हम रफूगर कहते हैं। रंगरेज, रंगरेज क्या होते हैं, जो रंगों का काम करते हैं उनको हम रंगरेज कहते हैं। और तेली तमोली से सीखने जाएंगे, क्या वो कहते हैं कि हम तेली तमोली से सीखने जाएंगे। कितने नाम बोले, 1 2 3 4 5 6, इन्होंने कितने, 6 लोगों के नाम बता दिए इन्होंने कि हम यहाँ जाएंगे। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। इतनी बात इन्हें कहने की क्या जरूरत थी, ये सीधा भी तो कह सकते हमारा ये खानदानी पेशा है, हमारे परदादा दादा सब लोग यही काम करते आए हैं। लास्ट में इन्होंने आंसर भी कर दिया कि ये हमारा खानदानी पेशा है। ठीक है, यहां पर भी लिख लो पान बनाने वाला। अब देखो, हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से सीखा है। यहाँ पर इल्म हुनर की बात कर रहे हैं तो कहेंगे हाँ मैंने सीखा है तो अपने वालिद, वालिद मतलब कौन होता है बेटे, पिता। वालिद कौन होते हैं बेटा, पिता। तो कहते हैं हमने अपने वालिद उस्ताद से ही, मतलब यह कि हम घर से ना निकले तो कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया। और वालिद महरूम, महरूम मतलब उनके मरने के बाद स्वर्ग को चले गए, मरने के बाद, मैं मरहूम के बाद, मरने के बाद, यहां लिख लो मरने के बाद। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते, लिखने में दिक्कत आ रही है इससे। मरहूम मतलब क्या होता है बेटा, मरने के बाद। उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के टिए पर, मतलब जहां पर वो काम करते थे हम भी वही काम करने लगे। मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। अब भट्टी जलती है जिसमें हम लोग रोटियां बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वही उस भट्टी में वो गुम हो गए, क्योंकि अब उन्हें अपने पिता की याद आ गई, उनके बारे में सोचने लगे। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानवाई गड़ैया वाले। मैम इतना बड़ा नाम, तो बेटा इनका नाम सिर्फ इतना है, बरकत शाही। देखो मियां तो मियां नसरुद्दीन भी लगाते हैं, तो मियां बरकत शाही, बरकत शाही इनका पूरा नाम है। नानवाई ये रोटी बनाने वाले हैं, और गड़ैया वाले क्यों लगाया, क्योंकि ये इनके मोहल्ले का नाम था। राइट मैम, रायवरेली, क्या रॉन्ग स्पेलिंग लग रहा है, रिया वरेली क्या बेटा, रिया वरेली बेटा कहां पर है। आप लोग जो लिखा करो उसको हिंदी में लिख दिया करो, वैसे भी इसके उर्दू के जो शब्द हैं हिंदी में उसकी नहीं बन पाती है। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियां कल्लन, ये इनके दादा है। तो अब यहां पर लिख लो इनके पापा का नाम क्या था, वालिद, यहां पर लिखो इनके वालिद का नाम क्या था बेटा, वालिद का नाम क्या बताया, कमेंट में लिख दो, बातों के अलावा ये सब भी कर दिया करो। क्या नाम था इनका, बरकत, बरकत शाही। ठीक है, बरकत शाही इनके वालिद हैं। और इनके दादाजी कौन है, दादाजी का नाम है मियां, मियां। अब ये प्रश्न मैं पूछूंगी जब मैं आधा चैप्टर बीच बीच में तुम लोगों से, कि तुम लोग बातें कर रहे हो या सुन भी रहे हो। आपको इन दोनों में से किसी को भी कोई नसीहत याद है, वो कह रही है कि इन दोनों में से मतलब आपके वालिद और दादा वैसे किसी की भी नसीहत याद है, किसी की भी नसीहत याद है। नसीहत मतलब शिक्षा, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं तो क्या है, तुम्हें कोई ना कोई मेरी बात याद आएगी कि मैम ने मुझसे ऐसे बोला था, है ना। हाँ बेटा, पान वाला, तेल तवेली मतलब मैंने बताया दिया था पान वाला है। आर्यन बेटा मैंने, देखो तुम लोग पहले बोर्ड पे देखते नहीं हो, क्या लिखा है, तेल तवेली मतलब पान वाला।
या सीधा यही है कि तुम्हें सीधे प्रश्न ही पूछने हैं, तुम्हें क्वेश्चन ही करने हैं? जो पढ़ रहा है वो आंसर खुद ही बता दे रहा है। थैंक यू बच्चा। तो अब मैं ना कमेंट नहीं देखूंगी, या तो मैं कमेंट ऑफ करवा दूंगी। तो यहाँ देखो, आपको इन दोनों में से किसी किसी को भी कोई नसीहत याद है? कि इनकी कोई शिक्षा याद है आपको? नसीहत, शिक्षा। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता। सही बात है। मतलब मैं तुम्हें कितना भी ज्ञान दे दूं, क्या है, मैं तुम्हें कितना भी ज्ञान दे दूं, उससे तुम्हें कभी भी समझ नहीं आने वाला जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे। जैसे कई बच्चे भी लास्ट में होगा, मैम हमें नहीं समझ में आया, आप बताओ हम कैसे पढ़े, हमें कोई ट्रिक बता दो, कोई एडवाइस दे दो। बेटा कोई एडवाइस से कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहां पर वो कहते हैं ये वाली लाइन तुम अपने जीवन में भी उतार सकते हो, अपने जीवन में भी उतार सकते हो। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, ना कि नसीहतों से, किसी के बार बार कहने से। जैसे एक बात तुम लोगों ने अपनी लाइफ में देखी होगी कि आप लोगों का जब कोई मन नहीं करता तो आप लोगों ने मोटिवेशन लाइन सुनना स्टार्ट कर दिया, तो बेटा आप बस उनको सुनते रहोगे, लेकिन अगर आपने उस पर काम नहीं किया ना, तो फिर कुछ भी आपको उसका परिणाम नहीं मिलने वाला। आपके अंदर कितनी भी ज्यादा वो रही हो, मोटिवेशन रही हो, लेकिन अगर आपने उसको काम में नहीं दिखाया तो बेटा वो कोई काम की नहीं है। तो ये वाली बात अपने जीवन में भी उतार लो कि काम करने से आता है, ना कि नसीहतों से आता है। बजा फरमाया। वो कहते हैं आप सही कहते हैं। यहां पर लेखिका कहती हैं कि आप सही कह रहे हो, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया तो इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। अब लेखिका उनको ज्यादा ही इरिटेट कर रही है, कह रही है अच्छा वो तो ठीक है, आप ये तो बताओ जब आप पहली बार काम पे लगे होंगे, आप भट्टी पर खड़े हुए होंगे, तो आपके वालिद साहब ने कुछ तो कहा होगा, कुछ तो ज्ञान की बातें कही होंगी। तो यहाँ पर क्या है वो देखो, यहाँ पर क्या कहेंगी, नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, बीड़ी के 2-3 कस खींचे, फिर क्या होगा, फिर गला साफ किया। अब क्या कहेंगे, बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है, आप हमसे कुछ सुनना ही चाहते हैं, नसीहत मतलब बेटा शिक्षा, कोई ज्ञान तो दिया होगा, कोई बात तो ऐसी बोली होगी कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, कुछ ज्ञान की बातें तो बोली होंगी, तुम्हें नसीहतें तो दी होंगी, जैसे मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ, अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा। पहली बात तो मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, तुम सभी अच्छे हो, अभी तुम लोग स्टार्टिंग में हो तो कुछ कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में वो भी पढ़ेंगे, तो आई एम ओके, ठीक है। अंदाज में बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता ही देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उससे उस्ताद क्या कहता है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं आप मुझसे क्या कहलवाना चाहती हो। उस्ताद मतलब अपने शिक्षक के पास गए, आपने किसी बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, ठीक है, तो क्या होगे, ए बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो बच्चा उसको रिपीट करेगा, है ना। यहीं पर बात लेखक कह रहा है, मतलब लेखिका कह रही है, और लेखिका के मतलब मियाँ उस्ताद नसरुद्दीन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोलेंगे आलिफ। अलिफ क्या होता है, मुस्लिम जो मतलब उर्दू में क्या होता है, अलफ बे ते से पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं बेटा, अ ई उ ये पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में अलफ़े तेवे पढ़ा जाता है, ठीक है, मैंने बस सुना है थोड़ा सा। अलिफ, बे और जीम, जो बच्चे अपनी क्लास में मुस्लिम होंगे वो बता देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर कहेंगे अलिफ बच्चा कहता है अलिफ, बे कहेंगे बे बच्चा तो बच्चा कहेगा बे कहेंगे जीम तो बच्चा जीम कहेगा। ये क्या है, ये उर्दू की वर्णमाला है, राइट, ये उर्दू की वर्णमाला है, मुझे जहां तक पता है, हाँ उर्दू के वर्ड है, ये उर्दू की वर्णमाला होती है। जिसको भी उर्दू सीखनी है तो उसको अलफ बे ते सीखना ही पड़ता है। अब क्या होगा, इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ बच्चे पर धरता है कि बहुत अच्छे, ऐसे नहीं रखा जैसे मैं तुमसे कहूँ बेटा तुम लोग बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, तो उस्ताद सिर पर हाथ रखेगा और सागिर्दे बेटा होता है शिष्य, चेला कुछ भी बोल लो, चुपचाप परवान करता है, परवान मतलब उन्नति करता है। टीचर का बस इतना ही बोल देना कि तुम बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, बस बच्चा खुश हो जाता है कि मैं सच में कुछ कर सकता हूं। तो यहाँ पर वही कहते हैं, जो शागिर्द चुपचाप परवान करता है, मतलब परवान मतलब ऊपर उठता जाता है। क्या करता जाता है बेटा, यहाँ पर परवान का अर्थ लिख लो, ऊपर या उन्नति करता जाता है।
उन्नति करता जाता है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं 10th क्लास में थी तो मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं मैथ में बहुत अच्छा कर पाऊंगी, लेकिन मेरे एक टीचर थे मैथ के, वो मुझे घर पढ़ाने आते थे, उनको वो कहते थे कि तुम कर लोगी, वो मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे पढ़ने के लिए। तो अगर टीचर को आपके अंदर डेडिकेशन दिख जाती है तो वो भी उतना ही 100% देने लगता है, लेकिन अगर टीचर को ये लग जाए कि ये भी टाइम पास कर रहा है तो फिर टीचर भी क्या करने लगता है, टाइम पास करने लगता है। लेकिन तुम्हारी मैम ऐसी नहीं है, मैम फिर भी अपना 100% देंगी, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है ना। एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बीच बीच में छोड़ सामने से गुजरने मीर साहब को आवाज दे डाली। अब वहां से अभी तक बातें कर रहे थे जो हमारे मियां नसरुद्दीन है, उनसे बात करते करते कोई आदमी निकला होगा तो उससे कहते हैं मियां, क्या बोलेंगे मियां, कहो भाई मीर साहब सुबह ना आना हुआ, पर क्यों। अब उनसे पूछ लिया कि आप सुबह रोटी लेने नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, मीर साहब ने सिर हिलाया, मियां अभी लौट कर आते हैं तो बतावेंगे, अभी हम लौट के आते हैं फिर बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे। अब यहाँ पर जो हमारी लेखिका है वो उनको इंटरप्ट करेंगी, वो कहेंगी अभी आप कुछ कह रहे थे, शिक्षा विक्षा की कुछ बात कर रहे थे, जरा बताना क्या कह रहे थे आप। वही अपनी बीच में बात को स्टार्ट कर देंगे। इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया जैसे सुकरात हो। सुकरात बेटा एक दार्शनिक थे। क्या थे बेटा, दार्शनिक थे, फिलोसफर जिनको बोलते हैं। क्या थे बेटा, दार्शनिक थे। ये पता कहाँ के थे, शायद यूनान के थे, हाँ यूनान के थे ये। तो यहाँ पर वो कहेंगे जैसे सुकरात, सुकरात मतलब बहुत ज्ञानी था, वो लोग उसके पास बैठते थे और उससे बातें सीखते थे ज्ञान की। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अगर तुम लोगों में से किसी को इनकी कोई लाइन याद हो तो मुझे कमेंट में अभी कर देना, ठीक है। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठेगा ना ही पक्की में बैठेगा, दूसरी में जा बैठेगा क्या तीसरी में। हम पूछेंगे उन 3 जमातों का क्या हुआ और क्या हुआ इन 3 क्लासों का। यहाँ पर वो अब एक और बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन में। वो कहते हैं कोई बच्चा है, हाँ सुनो बेटा फिर से बता रही हूँ, कोई बच्चा है। नीचे वाले का मतलब देखो क्या कह रहे हैं, दार्शनिक मतलब फिलोसफर, जो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है, मोह माया में सब यहाँ से हट जाओ और अपने ऊपर ध्यान दो। तो ये ऐसे दार्शनिक होते हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान हो, ठीक है। अभी ये देखो इस वाले नीचे वाले पोर्शन में क्या बता रहे हैं। पहले उन्होंने बताया गया कि उस्ताद ऐसे कहेगा, बच्चे को ABCD सिखाता है। अब नीचे वाले में कह रहे हैं कि कोई बच्चा जब सीखता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, LKG में जाएगा, फिर UKG में जाएगा, फिर फर्स्ट में आएगा, फिर सेकंड में जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सीधा वो 5th क्लास में पहुंच जाए या सीधा वो 1st क्लास में पहुंच जाए, नहीं होगा। एक सीढ़ी होती है ना, पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे करता है। तो यहाँ पर वही बात कहते हैं दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को आपने मदरसे भेजा है तो पहले ना वो कच्ची में बैठेगा, ना बैठा हुआ है पक्की में, ना दूसरी में जा बैठा वो तीसरी में, ना वो 1st क्लास में बैठा, ना 2nd में बैठा, सीधे 3rd में बैठ गया। तो 3 जमातों का क्या हुआ भाई, उसने 3 तो क्लास पढ़ी ही नहीं, उसने कुछ सीखा ही नहीं। तो क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अब देखो यहाँ पर अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानवाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। जमात मतलब उन क्लासों का क्या हुआ, क्या हुआ उन क्लासों का। समझ गए हो क्या बात कह रही हूं मैं। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानवाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुले दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। अब यहाँ पर कल्लन, कल्लन कौन थे जरा बताना मुझे, कल्लन कौन थे। कल्लन मियां नसरुद्दीन के कौन थे। हाँ वही बेटा, कच्ची का मतलब नर्सरी। अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई इतना तुम कुछ सीख जाओ। तो बताओ जरा, बताना जरा कल्लन कौन थे। मतलब अब यहाँ पर जो मियां नसरुद्दीन है उनकी बातों पर हंस दिए, अपने दांत निकाल दिए ही करके। मतलब मेरा क्या साफ ना था तो साहिबों अभी साफ हुआ जाता है। वो कहते हैं अच्छा आपको वो यहाँ पर लेखिका को उनकी बातें समझ नहीं आई, तो वो कहते हैं आपका मतलब क्या है। तो कहते हैं अच्छा मैं अभी आपको मतलब बता देता हूँ कि क्या है। जरा सी देर तो मान लीजिए,
हम बर्तन धोना ना सीखते। अब वो बात बता रहे हैं, अभी तक उन्होंने जो इतनी बड़ी भूमिका बनाई थी उसका यहाँ पर वो सारांश बता रहे हैं क्या, कि अगर उन्होंने बर्तन धोना ना सीखते, अगर वो बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते और भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानवाई का हुनर सीख जाते? वो कह रहे हैं कि रोटी बनाने से पहले हमें बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, जब जाके मैं नानवाई बना हूं। तो उन्होंने क्या क्या सीखा, उन्होंने क्या क्या बोला कि अगर हम बर्तन धोना ना सीखते या भट्टी बनाना जिस पर रोटी अंदर से की जाती है वो भट्टी हो जाती है आपकी, और अगर उसको आंच देना, उसमें हम आग लगाना ना सीखते और हम सीधे सीधे नानवाई का हुनर सीख लेते, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अभी तुम 11th में हो, तुमने अभी तक कुछ चीजें क्या होती हैं, द ओनली, बेटा वो चला गया, आप फिर से कर देना। आप जैसे 9th-10th में थे तो आपने ग्रामर बहुत पढ़ी है ना, ग्रामर बहुत पढ़ी, आपने जो कहानियां थी वो ऐसी पढ़ी, मतलब जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अब आप जो कहानियां पढ़ रहे हो उनके शब्द भी कठिन है और आपको सोचना पड़ रहा है। तो क्या है, ये किस स्टेज है? आप पहले ग्रामर सीख के आए हो, आपने कहानियों को समझना सीखा है ना, नहीं सीखते, राइट? तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं तुम्हें खाना बनाना है तो तुम्हें पहले ये भी तो पता हो, द ओनली द विजडम इज नोइंग योर नथिंग, यू नो नथिंग स्पोक बाय, हाँ वेरी गुड बेटा। हमेशा अपने आप को ये बोलो कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, इससे वजह से क्या होगा कि तुम हमेशा सीखने के लिए ललायत रहोगे, सीखने के लिए ललायत रहोगे। कि अगर तुमने ये मान लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, तुमने ये सोच लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, उसी दिन से तुम्हारा क्या होगा, पतन होना शुरू हो जाएगा, तुम नीचे गिरने लगोगे। तो कभी भी अपने दिमाग में ये चीज मत आने देना कि आई एम द बेस्ट, मतलब ये तो है कि ये पॉजिटिव वे में कि हाँ, लेकिन ये कि मुझसे बेहतर कोई और हो नहीं सकता है, मैं तो बहुत, भाई अगर सामने वाले को तुमसे ज्यादा कुछ आता है तो तुम उससे सीख लेना, है ना, कुछ सीख लेना। मियां नसरुद्दीन हमारे ओर कुछ ऐसा देखे कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। वो उन्हीं से क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताओ हम कैसे सीख लेते। अब देखो यहां पर क्या कह रहेंगे, फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। और सिर हिलाया। हे साहब ये भी देखो, तालीम भी बड़ी चीज होती है, शिक्षा के बाद भी बड़ी शिक्षा होती है। आप वो एक क्रम चलता रहता है, एक क्रम चलता रहता है वो। हाँ, सिर हिलाया, साहब माना। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए, हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या हम यहां बैठे होते। क्या कह रहे हैं वो, तालीम बेटा शिक्षा होती है, तालीम शिक्षा होती है जो तुम्हें अभी मिल रही है। उर्दू में उसको तालीम बोल देते हैं कि तुम्हें क्या नहीं बोलते, तुम्हारे क्या संस्कार हैं, ऐसे भी कुछ होता है कि तुम्हारी क्या तालीम है। अब देखो खोमचा क्या होता है बेटा, खोमचा एक बार खोमचा बताओ, खोमचा से तुम लोग क्या समझ रहे हो? जैसे अब रोटी बनाते हैं, जब हम रोटी बनाते हैं तो उसको निकालने के लिए, ठीक है बेटा धीरे धीरे पढ़ा देंगे। मियाँ को खोमचा वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। खोमचा क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि खोमचा क्या होता है जिसने पढ़ रखा है? चिमटा, हाँ चिमटा टाइप का ही होता है, लेकिन वो चिमटा नहीं होता बेटा। उसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा एक टीवी में, जैसे कोई पिज्जा बनाता है तो जो भट्टी में बनाते हैं तो वो एक बड़ा सा होता है और ऐसे उसको डालेंगे और उसको निकालेंगे, वो हो जाता है खोमचा, ठीक है। हाँ, इधर चिमटा नहीं है, बड़ा वाला खोमचा होता है, बड़ा। वेरी गुड वेरी गुड।
तो मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। लेखिका तो उनसे कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन वो कुछ और बात कर रहे थे। लेखिका को तो उनसे बहुत सारी चीजें निकलवानी थी। आपने खानदानी नानवाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानवाई हैं? यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया कि अभी आप कह रहे थे कि मैं खानदानी नानबाई हूं, मतलब रोटी बनाने वाला हूं, क्या यहाँ पर आपकी तरह और भी लोग हैं खानदानी? तो यहाँ पर बताएंगे मियाँ ने घूरा ऐसे, क्या कहेंगे? बहुतेरे हैं, बहुत सारे हैं, पर कोई खानदानी नहीं है, क्योंकि हम ही बहुत बड़े खानदानी हैं, हम ही बहुत बड़े खानदानी हैं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत यूं कहा, बादशाह सलामत ने, मतलब यहाँ पर जो राजा हुए थे वो अब बात कर रहे हैं कि हमारे पुरखे जो थे उन्होंने बादशाह के यहाँ काम किया है। क्या पता अकबर के यहाँ काम किया हो, क्या पता जागीर के यहाँ काम किया हो। अब यहाँ कहेंगे मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? यहाँ पर वो बात बता रहे हैं, कौन? मियाँ नसरुद्दीन अब यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, किसको? लेखिका को, कि एक बार जो, इससे तो पता चल रहा है कि हमारे पुरखे बादशाह के यहाँ काम करते थे। तो बादशाह ने कहा कि मियाँ आप हमें कुछ अच्छा खिला सकते हो। अच्छा क्या? कुछ नया क्या खिला सकते हैं? हुक्म कीजिए। बोल कहते हैं आदेश दीजिए राजा साहब, आप आदेश दीजिए, क्या होगा? बादशाह सलामत ने क्या किया? फरमाया, कहा कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग में पके ना पानी से बने, ना उसमें आग यूज हो ना उसमें पानी यूज हो। अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? क्या उनसे ऐसी चीज कोई बनी? लेखिका ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि आप ये बताओ कि उनसे क्या कोई चीज ऐसी बनी है? तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे? क्यों ना बनती साहब, बनी। और बादशाह सलामत ने उसे खूब खूब सहारी, मतलब उन्होंने बनाई भी, और जो राजा साहब थे उन्होंने उसकी खूब प्रशंसा की, खूब उन्हें प्रेज किया, अरे वाह क्या चीज बनाई है तुमने। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। यहाँ पर लेखिका कहती है अब हमें लगा कि कुछ अच्छा हमें पता चलेगा, यहाँ पर हम रुके, इतनी बात करी, कुछ काम का मिलेगा हमें उनकी बातों से। बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था? लेखिका पूछती है बनाया क्या था उन्होंने ऐसा? कोई खास ही चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले। अब गुस्से से बोलेंगे, पूछते ही जा रहे हो भाई, सुन बातें तो सुन लो उनकी। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? रुखाई से, गुस्से में बोलेंगे, यह हम ना बतावेंगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था। तो बोले ये बात हम नहीं तुम्हें बताएंगे, जाओ तुम, हम नहीं बता रहे। क्या कहेंगे? बस आप इतना समझ लीजिए, आप इतना समझ लो कि बेटा मुझे भी नहीं पता वो मुझे भी नहीं पता कि इन्होंने क्या बनाया था ऐसा, क्योंकि इन्होंने लेसन में नहीं बताया। मतलब अगर इस पार्ट में उन्होंने बताया होता तो मैं तुम्हें बता देती उन्होंने ऐसा क्या बनाया था। रुखाई मतलब गुस्से से, थोड़ा सा चिड़चिड़ा के, ठीक है? रुखाई मतलब थोड़ा सा चिढ़ के, रूखा रूखा नहीं कहते, इनका व्यवहार थोड़ा रूखा सूखा है, मतलब अच्छे से बेम नहीं, मतलब उसमें थोड़ा सा चिड़चिड़ा के। समझ लीजिए कि एक कहावत है कि, कहावत क्या थी? ना कि खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी बना सकता है। क्या थी? कि जो खानदानी नानवाई है वो कुएं में भी रोटी बना सकते हैं, है ना? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो खानदानी नानवाई वाले होते हैं, जो खानदानी रोटी बनाने वाले होते हैं, वो तो कुएं में भी रोटी बना देंगे। कहावत जब भी गढ़ी गई हो तो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर भी पूरी उतरती है। तो कहते हैं जब भी ये लाइन बोली जाती है तो वो हमारे ऊपर भी आती है। खूब सराही मतलब बेटा प्रशंसा की, सराही मतलब प्रशंसा की अनुष्का। बेटा मैंने ये तो बताया था, अब लोग सुनते ही नहीं हो। अब मैं हर वर्ड को यहाँ लिखने लगूंगी तो फिर मैं पढ़ूंगी कैसे, है ना? मैंने ये बात यह बोली थी कि बादशाह सलामत ने उसे खाया भी और खूब सराही, बहुत प्रशंसा भी की उसकी। मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि, अब यहाँ लेखिका उनको टोकती है, यहाँ पर वो टोकती है कि हाँ थैंक यू बेटा, मजा लेने के लिए टोका। अब यहाँ लेखिका ने नसरुद्दीन, जो हमारे कह रही हूं मैं, नसरुद्दीन को टोका कि अच्छा ये बात सही भी है या फिर सिर्फ कहावत ही ऐसी झूठी मोटी। तो अब क्या कहेंगे? उनको गुस्सा और आ जाएगा। मियाँ ने तर्रेरा
और गुस्से में अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और क्यों, क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? बोले मैं झूठ क्यों बोलूंगा, रोटी बनाने में झूठ का क्या काम? मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं? झूठ से रोटी पकेगी क्या? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझो। यहां पर उन्होंने बात बोल दी कि आप रोटी क्या किससे बना लोगे? झूठ से बना लोगे? कभी नहीं बनेगी रोटी, तो आंच से बनेगी, उसके नीचे लौ लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी, तब बनेगी रोटी। फिर सिर हिलाना पड़ा लेखिका को, क्योंकि लेखिका को यहां समझ आ गया था कि ये गुस्से में आ गए हैं। ठीक फरमाते हैं, आप सही कहते हैं। फरमाते मतलब आप सही कहते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को। अब यहाँ पर पहले उन्होंने किसको बुलाया था? अब जल्दी से कमेंट करो कि उन्होंने पहले किसको बुलाया था, पहले किसको बुलाया था? यहाँ पर वो मियाँ रहमत को बुलाते हैं और कहते हैं इस वक्त किधर? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने। लौंडिया मतलब लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, लौंडिया मतलब लड़की। और रुमाली रोटी होती है बेटा, रुमाली एक रोटी होती है जो बहुत सॉफ्ट होती है, रुमाल की तरह, आप लोगों ने खाई भी होगी। ठीक है, तो रुमाली मुझे लेने नहीं आई, तो मुझे लेने आना पड़ा है। मियाँ शाम को मंगवा लीजिए, तो यहाँ पर कहते हैं वो कि आप शाम को मंगवा लेना। नसरुद्दीन जी कहते हैं आप शाम को मंगवा लेना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। क्या? एक और बात बतानी, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं आपको एक कष्ट उठाना पड़ेगा। जहमत मतलब क्या बताए बेटा? मीरा, वेरी गुड बेटा। नहीं, मियाँ कल्लन उनके दादा थे बेटा। चलो, यहाँ पर जहमत मतलब होता है कष्ट। लेखिका यहाँ पे कहती है बस आपको एक प्रश्न का और कष्ट उठाना पड़ेगा, हम पूछ लें। तो कहते हैं मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, सो कुछ फुर्ती में आ गए। जैसे उन्होंने एक सिगरेट और मतलब एक और बीड़ी खोली और उन्होंने उसका एक कस लिया। यहाँ पर कहते हैं पूछिए। अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो ना लेवेंगे। वो कहते हैं आप बात ही तो पूछेंगे, हमें हमारी जान थोड़ी ना ले लेंगे। हाँ, मीर साहब, वेरी गुड बेटा। यति, बहुत अच्छे। मियाँ तो बेटा इनके सबके आगे लगा हुआ है। जहमत मतलब कष्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे ही उन्होंने एक बीड़ी पी, उनको क्या आ गया, उनके अंदर फुर्ती आ गई। वो कहते हैं क्वेश्चन ही तो करेंगे, आप पूछ लीजिए, जान थोड़ी ना ले लेंगे हमारी। अब देखो उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद महरूम तो कूच किए थे 80 पर। मतलब इनके जो वालिद, इनके पिताजी थे वो 80 में मरे थे। इनके पिताजी 80 में मरे थे। अब वो कह रहे हैं मैं 70 का हूं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं 80 तक जी जाऊंगा। यहां पर वो बात कहते हैं कि हाँ बेटा सीख मिलेगी। यहां पर वो बात कहते हैं कि वालिद महरूम तो कूच कर गए, कूच मतलब मर गए। ठीक है, 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत भी ना मिले, क्या पता हमें इतना टाइम भी ना मिले कि हम 80 साल तक जी पाए। इस मजमून पर हमसे कुछ कहने ना बन पाया। मतलब इस बात पर लेखिका कुछ भी नहीं कह पाई। और अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खानों में तो काम किया ही होगा। यहाँ पर शाही बावर्ची खानों की बात हो रही है, मतलब किसी बादशाह के यहाँ तो काम किया होगा। ये लेखिका अंतिम प्रश्न कर रही है उनसे कि अच्छा आपके जो घर वाले हैं क्या उन्होंने किसी बादशाह के यहाँ भी काम किया है? तो यहाँ पर लेखिका वो बताएंगे हमारे नसरुद्दीन जी। मियाँ ने फिर बेरुखी से कहा। क्या कहा? वह बात तो मैं पहले ही हो चुकी है, ये वाली बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं। जब उन्होंने कहा था, याद करो कि आपको कुछ ऐसी डिश बनानी है जिसमें ना पानी यूज हो ना आग यूज हो। तो वो कहते हैं ये वाली बात तो हम पहले कर चुके हैं। हो तो चुकी है साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। लेखिका ने एक और प्रश्न कर दिया कि अच्छा वो काम करते तो कौन से बादशाह क्या काम करते थे? तो अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? क्या तुम्हें उनके यहाँ चिट्ठी पत्री भेजनी है कि जिसके यहाँ हमारे दादाजी ने काम किया तुम उनके घर चिट्ठी लिखोगे? ये वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये ऐसे बोलेंगे वो। तुले हो, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं है? मैंने जब बता दिया कि वो हमारे एक बादशाह क्या काम करते थे, इतना काफी नहीं है आपके लिए कि आपको उनका नाम भी जानना है? अब क्या होगा? हम क्या है, खिसियानी हंसी हंसे।
है तो काफी, पर जरा नाम तो लेते तो वक्त मिला लेते। वो कहते हैं कि अगर आप नाम लेते तो उसे वक्त से हम मिला लेते। यहाँ पर वो हंसती हुई कह रही है वैसे काफी तो है, लेकिन अगर हमें नाम और पता चल जाता तो हम वक्त भी मिला लेते उनसे। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंस जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। यहाँ पर भी उन्होंने उनका मजाक उड़ा दिया। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? वो कहते हैं कि समय ने समय को मिलाया है कभी? कभी नहीं मिलाया। अब तुम जाके पास्ट में किसी से मिल सकते हो? नहीं मिल सकते हो ना। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हो? दिल्ली के वादशाह का ही ना। तो उनका नाम कौन नहीं जानता, जापना वादशाह सलामत ही ना। कौन से बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पटट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम है। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी पट्टी रुक्का भेजना है तो डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। यहाँ पर उन्होंने नाम क्या बताया? वो कहते हैं जापना बादशाह सलामत ही ना। तो कौन से? बहादुर शाह जफर। पहले वो कहते हैं जापना बादशाह सलामत, ठीक है, इतना बोल देते हैं, नाम अभी नहीं बताया। तो ये कहती है बहादुर शाह जफर तो नहीं थे। तो अब वो क्या कहते हैं, मियाँ ने फिर गुस्से में अलट पलट वही बात। वो कहते हैं अलट पलट वही बात कर रहे हो आप, क्या करना है तुम्हें उनका बिल्कुल वही नाम जान के? यही बात जो कहते हैं चिट्ठी पट्टी लिखनी भेजनी है उनके डाक खाने उनके घर, क्या तुम्हें? यहाँ पर वो भेज देते हैं। फिर क्या होगा जो तुम्हें सही नाम पता करना है, जानना है उनका? हम बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया, हमने देखा कि वो ऐसे देख रहे हैं हमें घूर घूर के। फिर सिर हिला अपने कारीगर से बोले अरे ओ बब्बन मियाँ। सीधी बात है, उन्होंने किसी को इसलिए बुलाया कि वो नहीं चाहते थे आगे कोई बात करें, उन्हें अब गुस्सा आ गई थी। भट्टी सुलगा दो, काम से निपटे। बोले बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो, अब हमें काम खत्म करना है। वह बब्बन मियाँ कौन है साहब? अब फिर से लेखिका ने एक और प्रश्न कर लिया, ये बब्बन मियाँ कौन है? अरे मियाँ ने फिर रुखाई से जैसे फाक की काट दी हो, अपने कारीगर हैं, और कौन होंगे? बोले और कौन होंगे, हमारे कारीगर हैं। मन में आया पूछ ले आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखे यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। मतलब देख लिया कि अब इनसे हमने कुछ बोला तो हमें उल्टा सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया कि आपके क्या हैं, बाल बच्चे हैं या नहीं। इतना ही कहो ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्दी मतलब क्या है? आपके लिए मतलब काम करते हैं या आपके शिष्य हैं, ये चीज उन्होंने पूछी। शागिर्दी का मतलब क्या बताया था? कमेंट करो कि शागिर्दी का मतलब क्या बताया था। यहाँ पर मैं लिखे दे रही हूँ, देखो तुम लोगों ने कितने ध्यान से मेरी बातें सुनी है। खाली सरगर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। बोले हाँ ये मेरे पास सीखते तो है, ये मेरे पास सीखते तो है, लेकिन मैं इसके इनको पैसे भी देता हूं, पैसे भी देता हूं। ये बात वो बोल देते हैं, मजूरी भी देता हूं। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, मजूरी मतलब पैसा, और 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ इन्होंने पैसे बता दिए। ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? लेखिका ने एक और प्रश्न कर लिया कि आप ये बताओ। हाँ लेखिका बहुत ज्यादा प्रश्न कर रही है, बहुत ज्यादा, कोई भी इरिटेट हो जाएगा। तो कहती है अच्छा आप ज्यादातर भट्टी पे कौन सी रोटियां बनाते हैं ये बता दो। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मजमून मतलब होता है बात में, इस बात में, एक प्रश्न में बाकी ना रही। फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले। क्या बोले? अब वो बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब देखो रोटियों के नाम क्या बताएंगे, कितनी मस्त है। बाकर खानी, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव दीदा और गाजेबान और तुनकी, ये सब की सब रोटियों के नाम है। अब इनके मतलब मत पूछ लेना, मैंने बस रुमाली रोटी खाई है और अपने घर वाली रोटी खाई है, बस 2 ही रोटियां खाई है मैंने। फिर तेवर चढ़ा, हमने घूर कर कहा तुनकी पापड़। हाँ अब ये तुनकी वाली की बात करें, जो तुनकी रोटी है वो पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। महीन मतलब एकदम पतली होती है क्या? हाँ लेखिका इज टू मच इरिटेटिंग, राइट बेटा? तुम्हें भी गुस्सा आ रही है कि क्यों आपने इतने प्रश्न करे और हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। महीन, बिल्कुल महीन। तुनकी रोटी कैसी होती थी? पापड़ से भी महीन। किसी दिन खिलाएंगे आपको, कहते हैं आप आना,
किसी दिन खिला लेंगे हम आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौन गया और एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा खोए हुए याद को ताजा करने को कहा, उतर गए वे जमाने। अब ये लास्ट वाली लाइन तुम्हें इमोशनल कर देगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट वाली लाइन में वो क्या बोलते हैं बेटा कि वो दिन गए, वो पुराने दिन गए। मैम अच्छा सॉरी बेटा, बादशाह मेरा गला इतना खराब है ना कि मैं बोल रही हूँ, बड़ी बड़ी बात है, मुझे लग रहा है कल मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम कर गए। ये वाली लास्ट लाइन थोड़ा सा तुम्हें इमोशनल करेगी। अभी तक उन्होंने जो बातें की, दोनों में जो भी बातें चल रही थी, तुम्हें बोरिंग लग रही हो, कैसी भी लग रही हो, लेकिन जो वो लास्ट वाली बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो जमाने गए जहां पर लोग जो खाना बनाने वालों की तारीफ करते थे, उनके हाथ चूमते थे कि क्या खाना बनाया है। अब क्या लोगों को रोटी निकली तंदूर से, निगली और हजम कर गए। नहीं तारीफ करनी क्या खाना बनाया है, तो यहां पर वो बात कहते हैं कि अब लोगों को खाना पकाने वाले लोगों की कोई कद्र ही नहीं है। राइट, यहां पर वो कह देते हैं कि खाना बनाने वालों की उन्हें कोई कद्र ही नहीं है। अब इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ लिया है, पूरा चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। अब इसका हम रोड मैप भी देख लेते हैं। क्या है? मियां नसरुद्दीन, मियां नसरुद्दीन के आसपास ये पूरी कहानी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र। बेटा जो शब्द चित्र मतलब क्या होता है? जैसे हम रेखाओं के द्वारा बना देते हैं चित्र। रेखा मतलब हमने ऐसे बना दिया, ये कोई आदमी है, मैंने बोल दिया कि आदमी है, ये तो मान लो आदमी है। ऐसे ही उन्होंने शब्दों के द्वारा किसी आदमी को आपके सामने प्रस्तुत किया है ना? है ना? थैंक यू बेटा। तो यहाँ पर वो कहते हैं, हाँ पोल होगा ना इसके बाद, पहले इसका ये तो देख लो। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने शब्द रेखाओं के द्वारा चित्र बना दिया, और जो भी हमने पढ़ा वो शब्दों के द्वारा चित्र बना था। क्या बना था? शब्दों के द्वारा चित्र बना था। मियां नसरुद्दीन सबचरित हम समत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियां और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। कोई भी काम हो, चाहे वो रोटी बनाने का हो या झाड़ू लगाने का हो, अगर आप उसमें महारत हासिल कर लो, मतलब आप उसमें बेस्ट बन जाओ, आपसे कोई बेस्ट नहीं है, फिर आप देखना आप कहां से कहां होगे। यहां पर आप मियां नसरुद्दीन से ये सीख सकते हो कि वो अपने काम को, जैसे मैं अपने काम को, मैं अपने पढ़ाने वाले काम को बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ है, और मैं चाहती हूँ अपने अंदर इंप्रूवमेंट करती रहूं। और करके सीखने को असली हुनर कहते हैं। वो कहते हैं कोई काम करके सीखो, वही असली हुनर है। ठीक है, असली हुनर वही है। फिर एक दिन मटिया महल के यहाँ पर गड़ैया था बेटा। गड़ैया मोहल्ले की तरफ से निकलते हुए एक अंधेरी मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर कुछ जानने का मन हुआ। लेखिका कहती है, पूछताछ करने पर पता चला कि वह खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। वे 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। प्रश्न पूछने की बात उन्होंने अखबारों पर व्यंग्य किया कि वे अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? यह पूछने पर उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि उनका ये खानदानी पेशा है। उन्होंने बताया, अब यहाँ पर देखो, नसरुद्दीन ने बताया, जिस तरह बच्चा पहले अलफ के कुछ होकर आगे बढ़ता है, फिर कच्ची पक्की दूसरी की ओर जाता है, ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम करके यह हुनर पाया है। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो आग से ना पके ना पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। यह प्रश्न पूछने पर कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह क्या काम करते थे, उनका स्वर बदल गया, इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींच कर बोले, आपको कौन सी उन्हें चिट्ठी पत्री भेजनी है? लेखिका ने पीछा छुड़ाने की गरज से उन्हें बब्बन मियाँ की भट्टी सुलगाने का आदेश दे दिया, और शागिर्दों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जातने पर वे फटाफट नाम गिनवा दिए, फिर यादों में खो गए। उन्होंने कहा कि अब समय बदल गया है और अब लोग खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रखते। अब उन्हें खाने की कोई भी कद्र नहीं है। जब ये तुम्हें मिलेगा और जब तुम इसको खुद पढ़ोगे, तो मैं तुम्हें 100% गारंटी देती हूँ बेटा, इसके बाद तुम्हें कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा इसको। जिसने भी मन से पढ़ा है, जिसने भी बेटा मन से पढ़ा है, मैं गारंटी देती हूँ वो कभी नहीं भूलेगा। बस तुम एक बार इसको खुद से भी करना। अब आ जाते हैं हम पोल पर। ठीक है, नहीं बेटा, मैं कभी ये नहीं मानती हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुझे इंप्रूव करना है, और मैं करके रहूंगी।
मैं आज आपकी क्लास में बोलती हूँ, आप मुझे नेक्स्ट ईयर जब आप लोग शायद 12th पास आउट हो जाओगे, 12th में आ जाओगे, उसके बाद मैं अपने आप को बहुत अच्छी जगह देखना चाहती हूँ। नान बाई का क्या मतलब था, बताओ बेटा, नान बाई का क्या मतलब था? अच्छा पोल कहाँ गया? और तुम लोगों से भी कहूंगी कि तुम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए वो रहा करो, ललायत। मैम when at the end of tell where we will get the all written work है। ओके बेटा, बस बेटा क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद खत्म आपकी क्लास। जो बच्चे एज अ करियर हिंदी को आगे चूज करने वाले हैं, उनसे मैं कहूंगी कि बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करो, यहीं से बेस अच्छा बना लो अपना। आरवीएससी बोर्ड से हूँ। अच्छा गुंजन, हाय बच्चा। बोल यार, आप यहाँ पे रिप्लाई कर दो, यहाँ पर मैं कह रही हूँ रिप्लाई कर दो, यहाँ पर लिख दो 89। सत्यम, मान्या, महक, अदिति, आदित्य, सुरभि, अरमान, प्रकृति, कश्यप, समीक्षा, शर्मा। वेरी गुड बेटा। रोटी बनाने और बेचने वाले को। अगला प्रश्न क्या है आपका? मियां नसरुद्दीन किसके लिए मशहूर थे? किसके लिए मशहूर थे बताओ। मैम अब कब क्लास होगी हिंदी की? बेटा आपके पास टाइम टेबल नहीं है अपनी? वैसे आज के दिन होती है ना? और कब कब होती है अपनी क्लास? मैम रेवेन्यू ऑफिसर के लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ बेटा, मैंने आपको पता है मैं यहाँ से पहले मैंने फर्स्ट टाइम जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने रेवेन्यू ऑफिसर के लिए ही हिंदी पढ़ाई, तो उसमें 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, सिर्फ 6 टॉपिक आते हैं आपके पहले पेपर में। थैंक यू। और ये जो प्यारे प्यारे तुम कमेंट कर रहे हो ना मैम, सब समझ में आई, ये ना क्लास के बाद भी कर देना, मैं देख के खुश हो जाती हूँ, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है ये। क्या है बेटा? क्यों फेमस थे? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए। 89। आदित्य, वैष्णवी, तेजस्वी, अदिति, महक, समीक्षा, अरमान, मान्या, कश्यप, सोनाली। वेरी गुड बेटा। और तुम लोगों को अपनी मैम को कोई चीज बतानी हो कि मैम आप ऐसा इसमें चेंज कर सकते हो तो और भी मजा आने लगेगा, तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो, ठीक है? मियां नसरुद्दीन के मुताबिक कामकाजी आदमी को किससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? यही मानो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मैम, हम ना ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा और मजा आने लगेगा मैम, आप या दीदी बोल लो आप ऐसा करोगे तो और अच्छा लगेगा, तो आप ये सारी चीजें मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उनको नोट करूंगी और अपने ऊपर काम करूंगी। मैं अभी सीख रही हूँ, मैं अभी गलतियां कर रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि और अच्छा करूँ। मैं जो चीज मेरे अंदर है मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों के भी अंदर आए, सीखने की, अपने आप को सुधारने की। मैम बढ़िया बेटा, बस गला मैम का बहुत खराब है, इतने हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, और अभी मैम को जाना है इलाहाबाद परसों। तुम लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना कि दीदी हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग छोटे नहीं है। मैम आपको टीचिंग करते हुए कितने साल हो गए हैं? ज्यादा नहीं, हाँ लेकिन बेटा सीखना कभी मत छोड़ना, कभी मत सीख छोड़ना। मैं कहती हूँ मैं बूढ़ी भी हो जाऊं तब भी मैं सीखती रहूंगी। तुम्हें याद है तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा उनका, उम, तेजस्वी, खुशी, आदित्य, तुम्हारे 10th क्लास में एक चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां वाला। ठीक है बेटा जी।
मैं कुछ बता रही थी, भूल गया। हाँ, तो बिस्मिल्लाह खान जी उसमें लिखते हैं कि मैं भगवान से कभी ये नहीं मांगता कि मुझे बहुत सारा पैसा दो या फिर मेरी समस्याओं को खत्म कर दो। बस मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि जो मेरा गला है, मेरा जो गला है वो हमेशा अच्छा रहे, क्योंकि वही उनके लिए सब कुछ था। ऐसे ही मैं अपने लिए भगवान से यही मांगती हूँ कि भगवान मैं हमेशा अपने काम में ऐसे बेस्ट बनती जाऊं। बेस्ट से सुपरलेटिव डिग्री कुछ होती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना देती हूँ कि मैं बेस्टेस्ट बन जाऊं। तो तुम लोग भी ऐसे ही सोचा करो। मियां नसरुद्दीन की बात सुनकर मियां के व्यवहार के कारण नसरुद्दीन के क्रोध होने पर इनमें से सभी, तो इनमें से सभी क्यों हंसे थे वो? वैसे बताना क्यों हंसे थे, एक बार बताना। मैं बातों में भूल गई। वो खिसियानी बात सुनकर हंसे थे ना वो उनकी, है ना, बात सुनकर। 55 सुरभि, आंचल और हरवेश। ओके। अगला देखो, लेखिका किस नाम व्यक्त से मिलने को कह रही थी? लेखिका किसका नाम व्यक्त करने से मिलाने को कह रही थी? क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है? यहाँ पे होना चाहिए वो किसका नाम पूछने, हाँ, वक्त से मिलाने की बात कर रही थी। मैम सही बोला ना? आर्यन बेटा मैंने नहीं पढ़ा, क्या वो लिखा था? मजा आ रहा है ना तुम लोगों को? तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, मेरे लिए काफी है। ऐसे तुम लोग पढ़ते रहो। बेटा सीखना बस चलता रहता है। मुझे बहुत अच्छा बनना है, बहुत बेस्ट बनना है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बेटा वो कंपैरेटिव डिग्री है कनक। बेस्ट तो खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है ना। गुड, बेटर, बेस्ट। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। किसी के साथ गलत मत करो, रिस्पेक्ट करो सबकी, किसी को बुली मत करो और सीखते जाओ। जो लाइफ में करना उस पर ध्यान रखो। थैंक यू। चलो अब देखते हैं बादशाह का सल्तनत का या मियां नसरुद्दीन का, इनमें से बादशाह का। आदित्य, रुद्रा, वैष्णवी। खाने पकाने की कदर आजकल कौन नहीं करता, यही आपका लास्ट पोल है। और उसके बाद हम करने वाले हैं राम। सौम्य बेटा क्या सिखा दूं बेटा मैं? देखो लाइव क्लास में कितना सही रहता है, मुझे समझ आता है कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हो, है ना। आप लोगों को किस तरीके से मैं पढ़ाऊं वो मुझे आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते पता चलेगा, राइट। लव यू टू बेटा, लव यू सो मच। रितिका थैंक यू बेटा। तो बताओ इसका क्या आंसर है? देखो मैंने हमेशा देखा था कि कभी कोई किसी का हिंदी टीचर फेवरेट नहीं हुआ, है ना। मतलब कि नहीं कोई हिंदी टीचर हो, मैं चाहती हूँ ऐसे बोले मेरी फेवरेट टीचर है हिंदी टीचर। मतलब लोग कहते हैं मेरी मैथ टीचर, इंग्लिश टीचर, लेकिन आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि कोई उनका हिंदी टीचर फेवरेट है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सबकी प्यारी हिंदी टीचर बन जाऊं। कितना सही रहेगा ना। मेरे सपने देख रहे हो मैं कैसे डेलुलू में जीती हूँ। वैष्णवी, महक और प्रीत, चलो कदरदान। अब आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। उससे पहले हम आपका लीडर बोर्ड देख लें कि किसने सही उत्तर दिए हैं। अंचल वेरी गुड बेटा, क्लैपिंग। रिया सेकंड, कार्तिक मिश्रा थर्ड, सोनाक्षी, वैष्णवी, महक, प्रियांशी, खुशी, प्रियंका और गुंजन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो लघु उत्तरीय प्रश्न अब हम कर लेते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके रितिका बेटा मैं साइड में हट जाया करूंगी अब। मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा
क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे, है ना? क्या बना लेते हैं वो? 56 प्रकार की रोटियां। मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं और वे स्वयं ही। आंसर तुम लोग खुद ही लिखना बेटा, खुद ही करना, इसको बस तुम लोग समझो। ओके बेटा, इल्मा बेटा लास्ट में देखूंगी। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका खानदान बरसों से इसी काम में लगा हुआ था। वे रोटी बनाने को वो एक कला मानते थे और स्वयं को उस्ताद कहते थे। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। अन्य नान भाई सिर्फ रोटी पकाते और वे नया कुछ नहीं कर पाते थे। अब है लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जाने तथा उनसे लोगों को बता सकें। मियां 56 तरह की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मियां से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे। हाँ बेटा, पीडीएफ तो मिलेगी आपको। बादशाह के नाम पर प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म हो गई थी? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कौन से बादशाह थे, वो तो झूठ बोल रहे थे। लेखिका ने जब मियां नसरुद्दीन से उनके खानदानी नानभाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि बुजुर्ग बादशाह के लिए भी रोटियां बनाते थे। लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। सच्चाई तो यह थी वे किसी बादशाह का नाम ही नहीं जानते थे और ना ही उनके परिवार का किसी बादशाह से संबंध था। बादशाह का बावर्ची होने की बात उन्होंने अपने परिवार की बढ़ाई करने के लिए कह दी थी और बादशाह का प्रसंग आते ही वे बेरुखी में दिखाने लगे थे। राइट? हाँ, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार दिख रहे थे। यह मजबूर ना छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख कीजिए। लेखिका जब उनसे वो पूछने वाली थी कि आपके बच्चे हैं, तो वो नहीं पूछती हैं ये वाली बात, है ना? ये वाली बात वो नहीं पूछती हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि अगर मैं इनसे पूछूंगी ये बिगड़ पड़ेंगे और हमसे कुछ भी बोल देंगे। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वे चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए। कौन सी बादशाह के नाम पर आपको चिट्ठी भेजनी है? वे लेखिका की बातों से उकता गए, इसीलिए उन्होंने लेखिका को नजरअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियां को चिढ़ता देख वह चुप रह गई। फिर उनसे पूछा कि कारीगर लोग अपनी सागर्दी करते हैं, तो मियां ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली सागर्दी ही नहीं, 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिनकर मजूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियां ने पल्ला झाड़ते हुए रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका चेहरा तनाव दिखा था उसके चेहरे पर। अगला देखो, मियां नसरुद्दीन पाठ का प्रतिपाद्य लिखिए। ये तुम्हारा होमवर्क भी है, तुम्हें अपने शब्दों में इस पाठ के बारे में लिखना है। तो होमवर्क तुम्हारा क्या है कि इस चैप्टर का सारांश या संक्षेप में तुम्हें खुद ही लिखना है। ठीक है देवराज, चलो इसको तुम्हें खुद करना है। होमवर्क क्या बोला मैंने तुम्हें अभी? होमवर्क क्या बोला मैंने तुम्हें? इसका प्रतिपाद्य लिखना है तुम्हें। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है और ये तुम्हारे लिए क्यूट सी स्माइल। ठीक है, डन। और क्लास होती है हमारी यहीं खत्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आप लोग रिवीजन करना, पढ़ते रहना और एंजॉय करते पढ़ते रहना। ठीक है? हाँ, मतलब प्रतिपाद्य मतलब सारांश लिखना है। हाँ बेटा, मैं होमवर्क चेक करती हूँ, तुम लोग मुझे इंस्टा पे टैग कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड रहोगे मेरी अगली क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए?
मैम डाउट देख लो। अच्छा बेटा ठीक है, डाउट देख लेती हूँ। प्रतिपादि का मतलब क्या होता है बेटा? सारांश। आपको अपने शब्दों में उस कहानी के बारे में लिखना है, ठीक है? आपको अपने शब्दों में उसके बारे में बताना है कि मियां नसरुद्दीन वाले चैप्टर में आपको क्या बताया गया है। क्लियर? हाँ मैम। कुंड का मतलब कौंड, कुंड। बेटा ये मैं हिंदी में लिख दिया करो, जैसे आपको मतलब पूछना होगा तो इनको हिंदी में लिखा करो। गुमशुदा मतलब बेटा खो गए, खो जाना, खो जाना, गुमशुदा। बिटर बिटर मतलब ऐसे एकदम आंखें टकटकी आंख लगा के देखना। सत्यम बेटा नेक्स्ट क्लास में पक्का। भी मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत बहुत जोर लग रहा है मुझे बोलने में, मेरा गला बहुत दुख रहा है। बताऊंगी आराम से, जो हमारी कोई छोटी क्लास होगी तो मैं बताऊंगी। मैम खिसिया, खिसियानी मतलब गुस्से में नहीं होता। एक हमारे यहाँ चलता था, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, मतलब अब वो कुछ कर तो आ नहीं सकती है, अपने नाखून से खम्मा ही नोच रही है वो, ठीक है? तो उधर खिसियानी मतलब गुस्से में चिड़चिड़ा हो गया एकदम, सामने आ जाए मैं नोच माच दूंगी, ये वाला खिसियानी। राम। युवराज। मैं मियान, मियान का मतलब क्या होता है? मियान मतलब एक होता है मियान, तो वैसे तलवार में मियाँ तो नहीं लिखा, मियाँ जो। मैम आपने जो भी पढ़ा है सबको समझ में आया। ओके बेटा, थैंक यू देवराज। तो यहाँ पर क्या है, जो मियाँ है, जैसे हम लोग ना अपने नाम के आगे कुछ ना कुछ लगा देते हैं हमारे, या तो मियाँ मतलब एक सरनेम के उसमें आगे, नाम के आगे नहीं लगा देते हैं कुछ अपने आप को मालिक दिखाने के लिए, मियाँ साहेब ऐसा कुछ होता है ना, मुस्लिम्स लगाते हैं। अगर अपनी क्लास में कोई है, इल्मा थी, इल्मा बताएगी बेटा मियाँ क्यों लगाते हैं, बताओ, है ना? नहीं समझ में, रिपीट कर। इल्मा मैम आपने बताया कि नगीना बनाने वाला, नगीना मतलब क्या होता है बेटा? नगीना जो हीरा नहीं बनते, आपने देखा होगा लाल हरे नगीने बनते हैं, ठीक है इल्मा? हाँ बेटा नगीना बता दिया, नहीं होते लाल पीले हरे नीले, ये सब नगीने होते हैं, हीरे। और किसी का बच्चा है? बाकी तो जो तुमने उन्हें पूछे वो सबके अर्थ मैंने तुम्हें क्लास में ऑलरेडी बताए हैं। हाँ अपनी टेलीग्राम चैनल का बता दूं, वैसे है प्रोहित अदिति, नहीं पीडब्ल्यू अदिति प्रोहित मैम, यही है वैसे तो। पीडब्ल्यू अदिति प्रोहित मैम, ठीक है? ये है मेरी टेलीग्राम चैनल। तो लव यू बेटा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाकी मैंने आपके सारे डाउट जो भी थे मैंने क्लास में बताए, क्लास को एक बार ध्यान से देखना, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलो बाय बाय। हार्ट वाले इमोजी तो बना दो, तुम लोग बड़े हो गए उसके मतलब तुम लोग हार्ट वाले इमोजी नहीं बनाओगे? जल्दी बनाओ, मैं एक स्नैप तो ले लूं तुम लोगों के साथ। थैंक यू बेटा, तुम लोगों को समझ आना चाहिए, देखो। थैंक यू। तो मिलते हैं आपको